नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस पार्टी की नेता, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि राज्यसभा सांसद बनने से पहले, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने से पहले ही इनकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश से 3 on 3 का एक द्वार खोल दिया। कांग्रेस पार्टी अब क्या कह रही है, और इन सब चीजों से सबसे बड़ी बात यह है कि वो केस क्या था जिसके चलते ये बताया गया कि ये चीज तो आपने अपने एफिडेविट में बताई ही नहीं। कौन है मीनाक्षी नटराजन, इनका इतिहास क्या है और क्यों है ये गांधी परिवार के इतने करीब, और अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही है, इलेक्शन कमीशन का द्वार खटखटा रही है। आइए ये पूरी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मुकदमा क्या था जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के एक रिटर्निंग ऑफिसर ने इनकी फाइल ही रिजेक्ट कर दी, इनका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया। क्या है ये पूरा मामला? ये है मीनाक्षी नटराजन। अब आपको इनके बारे में बता दें, ये एक प्रकरण है जिसका यहां पर उल्लेख हो रहा है, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है। 20 अगस्त 1998 एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। राजीव गांधी की जन्मतिथि, एनएसयूआई गर्ल स्टूडेंट्स कन्वेंशन दिल्ली में, और चीफ गेस्ट सोनिया गांधी थी। उस समय की एनएसयूआई प्रेसिडेंट अलका लांबा को आने में थोड़ी सी देर हो गई। एनएसयूआई सेक्रेटरी ने सोनिया गांधी का स्वागत किया और मंच तक लेके गए। सोनिया गांधी बहुत इंप्रेस्ड हुई, बहुत प्रभावित हुई। ये स्टूडेंट लीडर थी मीनाक्षी नटराजन, और बाद में उनको नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई का। तमिलियन है ओरिजिनली, लेकिन परिवार करीब 100 साल से रतलाम में बसा हुआ है। पिताजी केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, माँ टीचर थी, और ड्यूरिंग हर डेज एट इंदौर यूनिवर्सिटी उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन किया। अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं, एक प्रखर वक्ता हैं उसके लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप देखिए मीडिया में ये बाइट दे रही हैं, चमक रही हैं। छपास रोग नहीं है इनको, ये तो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी मानेंगे। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को इनकी ये सारी चीज़ें रास आई, पसंद आई। एनएसयूआई में नेशनल प्रेसिडेंट 3 साल तक रही। मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया 2002 में, कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी 2008 में बनाया गया। राहुल गांधी को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था एंड टुक चार्ज ऑफ एनएसयूआई इन यूथ कांग्रेस। वर्किंग अंडर राहुल गांधी, मीनाक्षी नटराजन सर्व्ड एज को इन चार्ज ऑफ एनएसयूआई फर्स्ट और फिर यूथ कांग्रेस। मीनाक्षी नटराजन केम टू बी सीन एज अ की फेस ऑफ राहुल गांधीज टीम। आप याद कीजिए कि उस समय किस तरीके से मीनाक्षी नटराजन की टीम राहुल गांधी की टीम में माना जाता था। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के हैवीवेट लक्ष्मी नारायण पांडे को हराया मंदसौर से, और उसके बाद वो बनी सांसद। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये अभी भी बहुत सादगी से रहती हैं बतौर सांसद जब थीं। उसके बाद क्योंकि ये 2014 में भी लड़ी, 2019 में भी लड़ी, 2024 में लड़ी ही नहीं, और ये जो भी अपना गुजर बसर करती हैं वही जो पेंशन मिलता है जो 5 साल सांसद रही उससे, और जो इन्होंने किताबें वगैरह ऑथर की हैं, ऐसा बताया जाता है। खैर, ये तो हो गया इतिहास। कुड नॉट विन मंदसौर इन 2014-19, 2024 में लड़ाई नहीं। बिहाइंड द सीन काम किया, मेन स्ट्रीम में वापस आई 2012 में। मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब बना दिया गया, पिछली फरवरी में पार्टी ने इनको तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन इन सब पोजीशन के बाद भी नटराजन ने एक बड़ा लो प्रोफाइल रखा गया। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक शिकायत हुई है मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ, जो अब इस्तेमाल किया है किसने, रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश में, कि आपने ये वाली बात तो लिखी ही नहीं अपने एफिडेविट में। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट में ये होता है कि आपके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उन मुकदमों को आपको खुलेआम लिखना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ ये मुकदमे चल रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपको पूरी पारदर्शिता में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब हुआ क्या कि ये एक आरोप लगा है कि मीनाक्षी नटराजन के एक क्लोज एड ने बताया है कि तेलंगाना असेंबली चुनाव जब हो रहे थे, मीनाक्षी नटराजन ऑब्जर्वर थी। एक महिला ने एक शिकायत की उनके अगेंस्ट लीडर, एक और नेता के विरुद्ध, who was a strong contender for the Congress ticket from Narayanpet assembly seat. Keeping in mind the sensitivity of the matter, Natarajan requested the party to deny the leader a ticket, कि आप इनको टिकट ना पाएं। Later the ticket went to a woman from the same leader's family
who won the election, मतलब उसी परिवार से उनको टिकट मिल गई। फिर बाद में 2025 में आफ्टर मीनाक्षी नटराजन वाज मेड इन चार्ज ऑफ द स्टेट, सूत्र कहते हैं कि एक शिकायत फाइल की। द कंप्लेनेंट वुमन बिगैन प्रेशरिंग हर फॉर एक्शन इन द ओल्ड केस, कि वो पुराने केस में आप एक्शन कीजिए। आपने उनको टिकट तो नहीं मिली वो समझ रहे हैं, लेकिन आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। मीनाक्षी नटराजन एडवाइज्ड हर टू सीक लीगल हेल्प एंड फाइल अ कंप्लेंट विद द पार्टीज डिसिप्लिनरी कमिटी, कि आप इसको रेज कीजिए। लेकिन ये महिला कोर्ट गई and a notice related to this case was sent to Meenakshi Natarajan. She replied to it but did not think it was necessary to mention this legal matter in her affidavit. Her nomination was rejected after BJP raised the case with the Election Commission. अब इसका मतलब ये है कि ये जो केस है तेलंगाना का, जो कि एक कांग्रेसी वर्कर ही ने कांग्रेस के एक और नेता पर जो आरोप लगाए थे, उसमें मीनाक्षी नटराजन चीफ होने के नाते उनके ऊपर अदालत में जा करके इन कांग्रेसी नेता ने एक केस किया, जिसमें एक नोटिस भी सर्व हुआ। और आरोप यह है कि मीनाक्षी नटराजन ने ये वाला जो मामला है जिसमें इनको एक नोटिस सर्व किया गया है, उस वाले मामले को इन्होंने अपने एफिडेविट में उसका जिक्र नहीं किया है। कांग्रेस इस पर लीगली क्या कहती है, क्योंकि आप ये समझिए कि कांग्रेस ने सारे लीगल ईगल उतार दिए हैं अभी इस पूरे मामले में। मोटा मोटा नटशेल में मामला ये है। तो क्या मीनाक्षी नटराजन केयरलेस थी? क्या वो उनको मालूम नहीं था कि उनको ये डालना चाहिए? अ क्लोज एड ऑफ द 53-year-old टोल्ड एनडीटीवी, वो एनडीटीवी को बताया, शी हैज कंटेस्टेड 3 इलेक्शन एंड हैज मैनेज्ड सेवरल अदर्स, वुड शी नॉट नो द इंपॉर्टेंस इन एन एफिडेविट? तो ये चीज़ क्या उनको पता नहीं होगी कि उनका एफिडेविट में उनको ये चीज़ें बतानी होती हैं? अगर ये उन्होंने नहीं मेंशन किया है तो कानून के बारे में उनको अच्छे से पता होगा, और ये ऐसा मामला होगा जिसको एड्रेस करने की या जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नोटिस सर्व हुआ है, वो इसमें मुख्य अभियुक्त नहीं है, उनके खिलाफ धाराएं नहीं हैं। अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को अब पूरा, मतलब जिसे कहते हैं सारे लीगल्स उतार करके देख रही है। ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कांग्रेस के सांसद, जयराम रमेश कांग्रेस सांसद, नेता अलका लांबा, और इसके अलावा विवेक तनखा कांग्रेस सांसद, वो सारे लोग आज गए इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन जा करके उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि ये बीजेपी की एक चाल है साहब, ये मीनाक्षी नटराजन को आउट करने के लिए एक कोई चीज उठा करके लाई जा रही है जो कि सही नहीं है। आप ऐसे लोगों के एफिडेविट रद्द नहीं कर सकते हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि उनके खिलाफ कोई नोटिस आया था। क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, आपको वो बताते हैं। कांग्रेस पार्टी बुधवार को 10 जून 2026 को इलेक्शन कमीशन में गई और उन्होंने बोला कि ये जो रिजेक्ट आपने किया है नॉमिनेशन मीनाक्षी नटराजन का, रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है, इसको आप तुरंत हटाइए क्योंकि दिस ऑर्डर इज एग्रीजियस। एग्रीजियस शब्द आपने मामला लीगल है में सुना होगा, कानूनी भाषा में इसका ये मतलब होता है कि गलत है, ये गलत बात है, ब्लेटेंटली अनलॉफुल एंड डेट्रीमेंटल टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये बोला। डेलीगेशन में कौन कौन लोग थे? केसी वेणुगोपाल थे, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा, रणदीप सुरजेवाला, दीपा दास मुंशी, along with Miss Natarajan met election commission officials and sought reversal of this decision, कि इस फैसले को आप वापस कीजिए। This is a subversion of democracy. We still have full faith in the constitutional institutions. That is why we are fighting this battle. Miss Natarajan ने रिपोर्टर्स को ये बताया कि ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से लोकतंत्र को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस फैसले को, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को आपको पलटना चाहिए, बदलना चाहिए। फिर सिंघवी साहब जो वहां थे उन्होंने ये बोला कि पार्टी का लीगल आर्गुमेंट जो पेश कर रहे हैं, उन्होंने बोला द कांग्रेस हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रिटर्निंग ऑफिसर्स डिसीजंस वाज लीगली अनटेनेबल। ये लीगली आरओ ने जो फैसला लिया है वो आप कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है। क्या कहते हैं वो आपको वो बता दें, कांग्रेस की डिफेंस। वो कहते हैं दिस डेलीगेशन मेड अ डिटेल रिप्रेजेंटेशन टू द ईसी, we have told them and demonstrated according to us beyond doubt and beyond any matter of controversy that the RO has passed a perverse order, an order akin to likening 2 + 2 = 7। यानी कि उनका ये कहना है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने ऐसे 2 + 2 को 4 की जगह उन्होंने 2 + 2 को 7 कर दिया है। ये अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था। कैसे, अब वो समझाते हैं। वो उनका ये कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
यानी कि आरपीए वो धारा होती है जिससे आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि एमपी, एमएलए, आप सब इन धारा से बाउंड होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं ईसीज ओन लॉ है सेक्शन 33A 33A उस कानून में होता है जो ये कहता है वन हैज टू डिस्क्लोज, लोगों को जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको ये चीज की घोषणा करनी पड़ेगी उन मामलों की जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ओनली दोज केसेस इन विच चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड। इनका यह कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का कि दो ही शर्तों पर, 2 ही ऐसे प्रकरण होते हैं जिसमें आपको आपके खिलाफ अपने एफिडेविट में जो भी मुकदमे हैं आपको उनका उल्लेख करना होता है। एक तो अगर उसमें सजा 2 साल से ज्यादा है, और 2 अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है जिसमें चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। उनका यह कहना है कि इस केस में तो भाई अभी एक नोटिस आया था, तो नोटिस आना चार्जेस फ्रेम होना तो नहीं होता। तो इस लिहाज से अभिषेक मनु सिंघवी का यह कहना है कि ये आधार बना करके आप नॉमिनेशन रिजेक्ट कर देंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अब कल को फर्ज कीजिए कल को अगर किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा हो, एकदम लास्ट मोमेंट पर कोई मुकदमा कर दिया जाए और मुकदमे में एक नोटिस सर्व कर दे कोर्ट और फिर आप वो चीज़ मेंशन ना करें, तो इस तरीके से अगर आप रिजेक्ट करने लगेंगे तो फिर ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा और इसको बहुत टारगेटेड तरीके से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के रिजेक्शन हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस इज अ जुडिशियल प्रोसेस। जज तय करता है कि चार्जेस क्या होंगे। एज अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट, मतलब वो कह रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि एक लॉ स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का होगा उसको भी ये पता होगा कि फर्स्ट देयर इज अ प्राइवेट कंप्लेंट। पहले एक इंसान अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कि जी मैं बहुत आहत हूं, पहले वो होता है। दैट प्राइवेट कंप्लेंट में भी बेसलेस हो सकता है कि वो एकदम भी बेबुनियाद हो, ये उस पर कोई नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। एंड द सेकेंड स्टेज इज टेकिंग अप कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट, यानी कि मैजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू हो। तो ये चीजें हैं। उनका यह कहना है कि आरपीए में आप तब कोई चीज लिखेंगे जब आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाए या फिर सजा 2 साल से ज्यादा की हो। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा है कि हमने गुजारिश की है कि जल्दी से जल्दी इसमें कोई फैसला ले लिया जाए। सिंस 10 जून 2026 वाज द लास्ट डे फॉर विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस। वो ये भी कहते हैं वी हैव कम ऑन द डे ऑफ द विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस, देयर इज सफिशिएंट टाइम, देयर इज कंप्लीटली एग्रीजियस एंड ब्लेटेंटली अनलॉफुल। जैसे कि उन्होंने पूरा अपना रिपीट किया। सिंघवी साहब ने यह भी बोला कि कमीशन इंटरवेंशन वाज नेसेसरी टू प्रिजर्व अ लेवल प्लेइंग फील्ड। चुनाव में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इस वजह से इलेक्शन कमीशन को यहां पर आना चाहिए। उनका कहना है कि अभी भी समय है, आज लास्ट डे है नॉमिनेशन विड्रॉ करने का। No one can and should in a true democracy be denied even the right to nominate oneself for the Rajya Sabha in this manner। यानी कि कांग्रेस की दलील क्या है? कांग्रेस की दलील ये है कि आपने जिस आधार पर, रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस आधार पर वो एप्लीकेशन, वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया है मीनाक्षी नटराजन का, वो रिजेक्शन का आधार गलत है। ये कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है। अब आप जानते हैं इसमें कांग्रेस बीजेपी जो हो रहा है वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कानून की पाठशाला में ये सारी चीजें कांग्रेस अपना आर्गुमेंट सामने प्रस्तुत कर रही है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या फैसला लेता है। अब देखिए ये एक केस है, मैंने आपको बता दिया कि वो कौन सा केस था। ये आपका मामला था तेलंगाना वाला। एनडीटीवी की दूसरी एक रिपोर्ट देखते हैं, क्यूरियस केस ऑफ मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा पेपर्स रिजेक्शन। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एलिगेशन एंड मीनाक्षी नटराजन ने ये एलिगेशन रिजेक्ट की है एंड हैज कॉल्ड द रिजेक्शन बीजेपीज अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द राज्यसभा इलेक्शन। देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ज लग रहा है और चार्ज ये है कि ये बीजेपी करवा रही है। रिजेक्ट किसने किया है? रिटर्निंग ऑफिसर ने। आप जानते हैं वक्त वक्त पर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के तमाम नुमाइंदों पर और उनके तमाम अफसर पर कि वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत जाए उस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहां पर भी वो आरोप दोबारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा आदेश पारित कर दिया या कुछ ऐसा आदेश पास कर दिया जो बीजेपी को फेवर कर जाए। आप जानते हैं यहां पर क्लियरली ये नॉमिनेशन अगर रिजेक्ट होगा तो फिर तो कोई चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जब कोई है ही नहीं, निर्विरोध आप जीत जाएंगे। कोई होना भी तो चाहिए। दूसरी तरफ राज्यसभा के चुनाव बड़े बोरिंग चुनाव होते हैं, उसमें कोई बहुत खास नहीं होता। लेकिन ये बीजेपी क्या है कि जहां वो 2 बना सकते हैं वहां पर 3 लोगों का नाम घोषणा कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्रॉस वोटिंग, इससे तमाम और चीज़ों की बात सामने आनी शुरू हो जाती है और एकदम से राज्यसभा के चुनाव भी एक बड़े चुनाव और राजनीतिक रणनीति के चुनाव की तरह उभर करके कम से कम पिछले कुछ सालों से तो आने लगे हैं। अब ऐसे में जब इनकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के जो तीसरे सांसद हैं जो उन्होंने उनका नाम की घोषणा की, वो 9 से 10 विधायक कम थे संख्या बीजेपी के पास। तो अब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये फैसला पलट सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर अगर चाहे तो ये फैसला जो लिया गया है, इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट भी सकता है। तो ये सारी चीजें, ये पूरा केस है राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन, मैंने आपको बता ही दिया। ये तेलंगाना का मामला है, वहाँ पर तमाम बातें बोली गई। रिटर्निंग ऑफिसर केम ऑन द कंप्लेंट बाय, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द केस इन क्वेश्चन इज सेड टू हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट द कांग्रेस लीडर इन तेलंगाना। रिजेक्शन बाय रिटर्निंग ऑफिसर केम ऑन द कंप्लेंट बाय सीनियर बीजेपी लीडर, मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। Complaint contended that a case involving Natarajan is pending before a Telangana court and was not disclosed in her nomination affidavit. Natarajan said the Congress have rejected these allegations and called this BJP's attempt to manipulate the Rajya Sabha election, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। What is this case वो भी बता चुके हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये हो क्या रहा है, और वो है कि कहीं ये इनसाइड जॉब तो नहीं है। अब बीजेपी के हाथ में ये कागज लगा कैसे? सैबोटाज की थ्योरी, सैबोटाज का मामला है क्या ये? कैसे बीजेपी के हाथ ये कागज कैसे लगे, जिसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं? अब इसमें तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि ये रिजेक्शन किया भी जा सकता है या नहीं, लेकिन वो कागज बीजेपी तक कैसे पहुंचा? आपको मैंने बताया कैलाश विजयवर्गीय ने ये दावा किया है कि ये ऐसा ऐसा इनके खिलाफ एक केस है। लेकिन अब मामला सामने आ रहा है इन ड्रामेटिक ट्विस्ट, पॉलिटिकल थ्रिलर हो गया है, नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है। बट हाउ डिड द बीजेपी गेट होल्ड ऑफ द पेपर्स रिलेटेड टू द एलिज्ड केस? BJP's internal sabotage तड़का. Adding तड़का to the political thriller, BJP claimed an internal Congress sabotage against its own candidate. क्या है कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये बोला, who provided us with the documents? You can understand the state of the Congress party from this. We are receiving documents from Telangana where they are in power. यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि भाई हमें क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना से ये दस्तावेज हमारे पास आ रहे हैं। तो ये कहीं इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस में ही कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मीनाक्षी नटराजन जीतें। सैबोटाज की थ्योरी यहां से निकल करके आ रही है। तेलंगाना में वो कौन है कांग्रेस में जो नहीं चाहता कि मीनाक्षी नटराजन जीतती? अब ये पूरा मामला ही तेलंगाना का है। जिसने आरोप लगाया है और जिसने शिकायत की है कोर्ट में, वो कांग्रेस की नेता हैं और उन्होंने, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था, उन्होंने बोला मीनाक्षी नटराजन को कि कार्रवाई करो, और फिर बाद में उन्होंने मीनाक्षी नटराजन ने पहले तो ये बोला कि ठीक है, इन जो सज्जन हैं या जो इंसान हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको नहीं, उनके परिवार से किसी को कर देंगे। और फिर जब दबाव बनाया कांग्रेस की उस नेता की तरफ से, तो मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि अब आप पार्टी के और हायर फोरम में जा करके ये मुद्दा उठा लीजिए या अदालत चली जाइए। अब वो लेडी जो है वो अदालत चली गई और उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ही केस कर दिया और उसमें एक नोटिस भी इशू हुआ। तो ये सारी चीज़ें, अब बीजेपी का ये कहना है कि गुरु हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ, अपने घर को पहले सुधारो, तुम्हारे यहाँ से ही लोग हमको दस्तावेज दे रहे हैं। तो क्या कांग्रेस के अंदर से मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ एक सैबोटाज हुआ है, जो तेलंगाना में एक तबका है जो नहीं चाहता मीनाक्षी नटराजन एमपी बने? इट्स नॉट जस्ट द बीजेपी परेडिंग द इंटरनल सैबोटाज थ्योरी, ऑपोजिशन बीआरएस यानी कि जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना में, उन्होंने भी कांग्रेस को ये बोला है कि ये उनका इंटरनल पावर स्ट्रगल है स्टेट में बिहाइंड द लीक ऑफ द केस एंड रिजेक्शन ऑफ नटराजन राज्यसभा नॉमिनेशन। देखिए,
किसने लीक किया किसने नहीं किया, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो कानूनी पक्ष अब अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं और तमाम लोग रख रहे हैं कि क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे आपका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाए। लीगल आर्ग्यूमेंट ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, होता तो वो अपना डाल देती इस चीज को एफिडेविट में, भाई लिखना ही तो है एफिडेविट में, है ना। तो बाकी जो तमाम चीज उन्होंने लिखी है उसमें एक केस ये भी मेंशन कर देती। तो अगर नहीं मेंशन किया है तो ऐसा तो है नहीं कि ये सोच करके नहीं किया है कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। तो किसने लीक किया नहीं किया वो एक पहलू, लेकिन क्या इससे नॉमिनेशन रद्द हो सकता है ये दूसरा पहलू है। कांग्रेस का तर्क आपने सुन लिया है, इलेक्शन कमीशन के जवाब का इंतजार है। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।